हेलो एवरीवन, वेलकम टू लाइव स्टडी। आज इस वीडियो के माध्यम से हम हाई कोर्ट एवं सबऑर्डिनेट कोर्ट पर आधारित कुछ एमसीक्यू देखेंगे जो कि विभिन्न न्यायिक सेवा परीक्षाओं के साथ साथ यूजीसी नेट जेआरएफ एग्जाम्स के लिए, एआईबीई तथा एलएलएम क्लैट एग्जाम के लिए भी, सिविल जज तथा एचजीएस परीक्षा के लिए एवं सामान्य अध्ययन के प्रश्न पत्र में पॉलिटी वाले भाग के लिए भी ये प्रश्न काफी उपयोगी हैं। सो फ्रेंड्स, आप अगर चैनल को पहली बार विजिट कर रहे हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें तथा उसके पास बने बेल आइकन बटन को अवश्य प्रेस कर लें जिससे कि सभी वीडियोज के नोटिफिकेशन आपको मिल सकें। अब आप प्ले स्टोर से हमारी एप्लीकेशन ला स्टडी को डाउनलोड कर सकते हैं, जहां आप इस तरह के इंटरफेस वाली एप्लीकेशन को अपने मोबाइल नंबर तथा जीमेल आईडी के साथ रजिस्टर करते हुए विभिन्न राज्यों की न्यायिक सेवा परीक्षाओं के लिए तथा रेगुलर टेस्ट सीरीज जो कि 10 प्रश्न प्रतिदिन की रहती है, उसका भी आप लाभ यहाँ इस एप्लीकेशन पर उठा सकते हैं। चलिए प्रारंभ करते हैं। आप सभी लोग इन प्रश्नों के आंसर देते चलिए कमेंट बॉक्स में। पहला प्रश्न दिया गया है कि निम्न कथनों पर विचार कीजिए। भारत में उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को हटाने की रीति उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश को हटाने की रीति के समान है। पहला कथन दिया गया है, बताना है आपको ये सही है या गलत है। दूसरा दिया गया है कि उच्च न्यायालय का कोई स्थायी न्यायाधीश अपने पद से सेवानिवृत्त हो जाने के पश्चात भारत में किसी भी न्यायालय या किसी भी प्राधिकार के समक्ष अभिवचन का कार्य नहीं कर सकता है। सबसे पहली स्थिति समझिए कि पहला जो में विकल्प कथन दिया गया है कि भारत में उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को हटाने की जो रीति है, ये वही रीति है जो कि उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश को हटाने की रीति रहती है। तो सुप्रीम कोर्ट एवं हाई कोर्ट दोनों के न्यायाधीशों को हटाने की जो रीति है वो एक समान है और संविधान का अनुच्छेद 124 का 4 इस संबंध में प्रावधान करता है। संसद के द्वारा इस संबंध में पूरी प्रक्रिया अपनाई जाती है और प्रक्रिया को अपनाए जाने के बाद फिर राष्ट्रपति के पास उसे भेजा जाता है। दूसरा विकल्प, उच्च न्यायालय का कोई भी स्थायी न्यायाधीश अपने पद से सेवानिवृत्ति के पश्चात, स्थायी न्यायाधीश की बात की जा रही है, सेवानिवृत्त हो जाने के पश्चात भारत के किसी भी न्यायालय या किसी प्राधिकार के समक्ष, तो देखिए भारत के किसी भी न्यायालय में वकालत कर सकता है, लेकिन उस न्यायालय को छोड़कर के जिस न्यायालय में, जिस हाई कोर्ट में उस न्यायाधीश के द्वारा सेवा की गई है या वह न्यायाधीश रहा है, उससे किसी अदर हाई कोर्ट में या सर्वोच्च न्यायालय में, सुप्रीम कोर्ट में ऐसा न्यायाधीश अभिवचन का कार्य कर सकता है। अदर हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट, रीति हटाए जाने की, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को हटाए जाने की रीति के बिल्कुल समान है। तो पहला यहाँ पर ये बिल्कुल आपका करेक्ट हो जाएगा और दूसरा ये गलत हो जाएगा। तो सही ऑप्शन यहाँ पर इसका हो जाएगा आपका ऑप्शन क्रमांक ए। आप सभी लोग अपने अपने आंसर कमेंट बॉक्स में देते चलिए। दूसरा प्रश्न है कि कोई व्यक्ति जिसने कि किसी उच्च न्यायालय के स्थायी न्यायाधीश के रूप में पद धारण किया है, उच्चतम न्यायालय के सिवाय भारत के किसी भी न्यायालय या किसी भी प्राधिकारी के समक्ष अभिवचन का कार्य नहीं कर सकता। दूसरा विकल्प दिया हुआ है कि कोई व्यक्ति भारत के किसी उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में नियुक्ति के लिए अर्हित नहीं है यदि उसने भारत के राज्य क्षेत्र में कम से कम 5 वर्ष तक न्यायिक पद धारण नहीं किया हो। हाईकोर्ट का न्यायाधीश बनने के लिए ये आवश्यक होता है कि सबसे पहली कंडीशन के सिटीजन ऑफ इंडिया, सेकंड कंडीशन ये है कि कम से कम 10 वर्ष तक वह उसने कोई न्यायिक पद धारण किया हो या किसी एक हाई कोर्ट में, किसी एक उच्च न्यायालय में या दो या दो से अधिक न्यायालयों में उसने 10 वर्ष तक अधिवक्ता के रूप में कार्य किया हो। किसी हाई कोर्ट में 10 वर्ष तक अधिवक्ता रहा हो या दो से अधिक हाई कोर्ट कम से कम 10 वर्ष तक वह अधिवक्ता रहा हो या उसने कोई 10 वर्ष तक न्यायिक पद धारण किया हो। ऐसी स्थिति में उसे हाई कोर्ट के न्यायाधीश बनाने के संबंध में विचार किया जा सकता है। तो पहली कंडीशन, पहला जो कथन दिया गया है यहाँ पर, ये आपका गलत है। और दूसरा कथन जो दिया हुआ है कि कोई व्यक्ति भारत के किसी उच्च न्यायालय में न्यायाधीश के रूप में नियुक्ति के लिए पात्र 5 वर्ष की जो कंडीशन दी हुई है, ये भी गलत है। अतः दोनों ही गलत हो जाएंगे, ना तो एक सही है और ना ही दूसरा सही है। सही ऑप्शन यहाँ पर इसका है ऑप्शन क्रमांक आपका डी।
नेक्स्ट प्रश्न है कि भारत के प्रत्येक राज्य के राज्य क्षेत्र में एक उच्च न्यायालय विद्यमान है। देखिए, भारत के प्रत्येक राज्य के राज्य क्षेत्र में एक उच्च न्यायालय विद्यमान है नहीं है, ये कथन यहाँ गलत हो जाता है। इस समय हमारे 28 राज्य हैं और 8 संघ शासित राज्य हैं, केंद्र शासित प्रदेश, और 28 राज्य हैं। तो प्रत्येक राज्य के राज्य क्षेत्र में एक उच्च न्यायालय विद्यमान है, ये गलत है। प्रत्येक राज्य के राज्य क्षेत्र में एक उच्च न्यायालय विद्यमान नहीं है। इस समय जो हाईकोर्ट की संख्या है वो कुल मिलाकर 25 है और हमारे जो राज्य हैं वो 28 राज्य हैं और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। तो इस तरह से प्रत्येक राज्य के राज्य क्षेत्र में उच्च न्यायालय विद्यमान नहीं है, ये गलत हो जाएगा। दूसरा है कि भारत के संविधान में प्रावधान है कि प्रत्येक राज्य में एक उच्च न्यायालय होगा। ये करेक्ट है कि भारत के संविधान में प्रावधान है कि प्रत्येक राज्य में एक उच्च न्यायालय होगा। आर्टिकल 214 इस संबंध में प्रावधान करता है कि प्रत्येक राज्य में एक उच्च न्यायालय होगा। ये बात भारत संविधान के अनुच्छेद 214 में लिखी हुई है। तो ए गलत है, परंतु यहाँ पर आर सही है। तो कथन ए यहाँ पर हमारा गलत हो जाएगा और आर हमारा सही हो जाएगा। तो सही ऑप्शन आपका ऑप्शन क्रमांक यहाँ पर डी है। सही आंसर आप साथ के साथ देते चलिए। प्रश्न है कि उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के वेतन और भत्ते दिए जाते हैं भारत की संचित निधि से या समेकित निधि से, राज्य की संचित या समेकित निधि से, इसे संचित निधि भी कहते हैं, भारत की आकस्मिक निधि से तथा राज्य की आकस्मिक निधि से। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के वेतन और भत्ते किस निधि से दिए जाते हैं, आपको आंसर बताना है। चलिए, इस प्रश्न का जो सही आंसर है आपका है ऑप्शन क्रमांक राज्य की संचित निधि से, ऑप्शन क्रमांक बी। न्यायाधीशों के हाईकोर्ट के न्यायाधीशों के वेतन और भत्ते ये राज्य की संचित निधि से दिए जाते हैं। अगर हाईकोर्ट का न्यायाधीश रिटायर हो जाता है तो रिटायरमेंट के बाद जो उसे पेंशन मिलती है न्यायाधीश को, वो किस, अगर प्रश्न पूछा जाए कि वो किस संचित निधि से या किस निधि से मिलती है पेंशन, तो वो हाईकोर्ट के न्यायाधीशों को जो पेंशन मिलती है ये भारत की समेकित निधि या संचित निधि से मिलती है। सही ऑप्शन इसका है यहाँ इस समय उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के वेतन भत्ते, ऑप्शन क्रमांक बी। अगला प्रश्न है कि उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त जज की पेंशन कहाँ से दी जाती है, भारत की संचित निधि से, राज्य की संचित निधि से जहां उसने अंतिम सेवा की है, या विभिन्न राज्यों की संचित निधि से जहां जहां उसने सेवा की है, या भारत की आकस्मिक निधि से। तो भारत की संचित निधि से उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त जज की पेंशन दी जाती है। सही ऑप्शन ऑप्शन क्रमांक ए है। नेक्स्ट प्रश्न है कि राज्य में उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है, मुख्य न्यायाधीश, राष्ट्रपति, मुख्यमंत्री या राज्यपाल। तो देखिए, राज्य में उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति ये राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है, लेकिन राष्ट्रपति भारत के मुख्य न्यायाधीश चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया से परामर्श करेंगे, साथ में उस राज्य के राज्यपाल से और उस उच्च न्यायालय के न्यायाधीश से, उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश से, हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश से। अगर किसी अन्य न्यायाधीश के संबंध में नियुक्ति की बात की जाती है तो राष्ट्रपति के द्वारा, संबंधित राज्य के राज्यपाल से, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया से और उस हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश से सलाह करने के बाद में राष्ट्रपति के द्वारा उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति की जाती है। सही ऑप्शन यहाँ पर इसका ऑप्शन क्रमांक ए है, बी, ऑप्शन क्रमांक बी यहाँ पर आपका करेक्ट है। अगला प्रश्न है कि भारत में उच्च न्यायालयों के संबंध में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। ये 4 विकल्प आपको दिए गए हैं, सही आंसर आपको बताना है। देश में 25 उच्च न्यायालय हैं, करेक्ट है। इनमें से 3 का क्षेत्राधिकार एक राज्य से अधिक पर है, 3 का नहीं है, 3 से अधिक हाईकोर्ट का जो क्षेत्राधिकार है वो 1 से अधिक राज्यों पर है, तो गलत हो जाएगा। किसी भी संघ राज्य क्षेत्र का अपना उच्च न्यायालय नहीं है, यह भी गलत हो जाएगा। अगर हम बात करें संघ राज्य क्षेत्र के उच्च न्यायालय की, तो दिल्ली एवं जम्मू एंड कश्मीर, तो दिल्ली का अपना हाईकोर्ट है जो कि दिल्ली एक संघ शासित क्षेत्र है।
दिल्ली तथा जम्मू एंड कश्मीर का भी अपना एक हाईकोर्ट बना हुआ है। तो किसी भी संघ राज्य क्षेत्र का अपना उच्च न्यायालय नहीं है, तो ये भी गलत हो जाएगा। और उच्च न्यायालय के न्यायाधीश 62 वर्ष की उम्र तक पद धारण करते हैं, ये करेक्ट है। तो ऑप्शन क्रमांक 1 और 4 ये 2 यहाँ करेक्ट हो जाएंगे। तो सही ऑप्शन देखिए आपका ऑप्शन क्रमांक सी है। आप में से जिन विद्यार्थियों ने ऑप्शन क्रमांक सी चुना है वो बिल्कुल करेक्ट है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत में 25 उच्च न्यायालय हैं और पंजाब, हरियाणा और केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ का एक ही सामूहिक उच्च न्यायालय है। पंजाब एवं हरियाणा का और केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ का एक ही सामूहिक उच्च न्यायालय है, ये भी करेक्ट है। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली का स्वयं का उच्च न्यायालय है, ये भी करेक्ट है। ये तीनों ही यहाँ आपके कथन जो दिए हुए हैं ये करेक्ट है। सही ऑप्शन इसका 1, 2, 3 ये तीनों करेक्ट हैं। प्रश्न है कि निम्न उच्च न्यायालयों में से कौन एक से अधिक राज्य क्षेत्र, राज्य या केंद्र शासित प्रदेश के लिए है? इलाहाबाद, दिल्ली, गुवाहाटी एवं मध्य प्रदेश। इलाहाबाद केवल यूपी के लिए है, दिल्ली केवल ये दिल्ली के लिए ही है, मध्य प्रदेश ये केवल मध्य प्रदेश के लिए ही है, लेकिन गुवाहाटी ये एक से अधिक राज्य या केंद्र शासित प्रदेश, एक से अधिक राज्य के लिए है। इस समय इसका जो क्षेत्राधिकार है ये 4 राज्यों के लिए है, लेकिन पहले इसके टोटल जो आपके पूर्वी जो राज्य हैं 7 राज्य हैं, जिनमें आके आपका असम, मणिपुर, मेघालय, नागालैंड, त्रिपुरा, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश, इन राज्यों में इस गुवाहाटी उच्च न्यायालय का क्षेत्राधिकार था। लेकिन आज की स्थिति केवल 4 राज्यों की रह गई है, जिसमें कि आपका नागालैंड, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश और असम। नागालैंड, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश और असम, ये 4 राज्य हैं जिनमें कि आज की स्थिति में गुवाहाटी उच्च न्यायालय का क्षेत्राधिकार है। तो सही ऑप्शन यहाँ पर इसका ऑप्शन क्रमांक सी हो जाएगा। प्रश्न है कि निम्न भारतीय राज्यों में से किस राज्य का अपना उच्च न्यायालय नहीं है? उड़ीसा का, सिक्किम का, हिमाचल प्रदेश का या मणिपुर का? किस राज्य का अपना हाई कोर्ट नहीं है? तो उड़ीसा का अपना हाई कोर्ट है, सिक्किम का भी अपना हाई कोर्ट है, हिमाचल प्रदेश का भी अपना हाई कोर्ट है तथा मणिपुर का अपना हाई कोर्ट नहीं है। सही ऑप्शन ऑप्शन क्रमांक डी है। प्रश्न है कि जब किसी उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश प्रशासनिक हैसियत से कार्य करता है तो वह अधीन होता है उच्च न्यायालय के अन्य न्यायाधीशों में से किसी की भी रिट अधिकारता के, भारत के मुख्य न्यायाधीश के द्वारा प्रयुक्त विशेष नियंत्रण के, राज्य के राज्यपाल की स्वविवेकी शक्तियों के या इस विषय में मुख्यमंत्री को प्रदत्त विशेष शक्तियों के। तो जब किसी उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश प्रशासनिक हैसियत से कार्य करता है तो वह उच्च न्यायालय के अन्य न्यायाधीशों में से किसी की भी रिट अधिकारता के अधीन होता है। सही ऑप्शन ऑप्शन क्रमांक ए है। प्रश्न है कि किसी उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को उसके कार्यकाल में उसके पद से किसके द्वारा हटाया जा सकता है? यदि राज्य का विधानमंडल इस आशय का 2/3 बहुमत से प्रस्ताव पारित करता है तो राज्य के राज्यपाल के द्वारा। तो देखिए उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को हटाने की जो प्रक्रिया है ये राज्य के विधानमंडल में निहित नहीं है, संसद के द्वारा 2/3 बहुमत से पारित संकल्प के आधार पर राष्ट्रपति के द्वारा। ये करेक्ट है। सही ऑप्शन इसका है ऑप्शन क्रमांक बी। ये प्रक्रिया संसद के द्वारा प्रारंभ की जाती है। लोकसभा के कम से कम 100 और राज्यसभा के कम से कम 50 लोग जब इस बात का प्रस्ताव, जो सदस्य हैं वो इस बात का प्रस्ताव पारित करते हैं, इसके बाद ये जो प्रक्रिया है वो सभापति या लोकसभा अध्यक्ष के समक्ष जाती है और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट की एक कमेटी इस संबंध में गठित की जाती है किसी भी न्यायाधीश को हटाए जाने के संबंध में। सुप्रीम कोर्ट की कमेटी जब अपनी रिपोर्ट देती है उसके बाद उस प्रक्रिया का हटाए जाने के संबंध में 2/3 बहुमत का जो पालन किया जाता है उसके बाद राष्ट्रपति के पास उसे भेजा जाएगा। तो ये प्रक्रिया काफ़ी जटिल है किसी भी न्यायालय के न्यायाधीश को हटाए जाने के संबंध में। सी है कि संसद की सिफारिश के आधार पर उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायमूर्ति के द्वारा गलत है और राज्य विधानमंडल की सिफारिश पर राज्य के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायमूर्ति के द्वारा, तो ये भी गलत है। सही ऑप्शन इसका ऑप्शन क्रमांक बी है। आर्टिकल 124(4)
न्यायालय के न्यायाधीशों को हटाए जाने के संबंध में प्रावधान करता है। प्रश्न है कि उच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति की सेवानिवृत्ति की आयु कितनी होती है? 60 वर्ष, 65 वर्ष, 62 वर्ष या 58 वर्ष? उच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति की सेवानिवृत्ति की आयु ये 62 वर्ष होती है। और हम बात करें अगर सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश की सेवानिवृत्ति की, तो ये 65 वर्ष होती है। प्रश्न है कि एक उच्च न्यायालय का न्यायाधीश अपना त्यागपत्र संबोधित करता है, राष्ट्रपति को करता है, भारत के मुख्य न्यायाधीश को करता है, राज्य के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को करता है, या राज्य के राज्यपाल को करता है? तो एक उच्च न्यायालय का न्यायाधीश अपना त्यागपत्र ये राष्ट्रपति को संबोधित करता है। सही ऑप्शन का ऑप्शन क्रमांक ए है। प्रश्न है कि कौन से अनुच्छेद में राज्यों के उच्च न्यायालयों के संबंध में प्रावधान किया गया है? 324 से 329 तक, 330 से 42 तक, 214 से 231 तक तथा 352 से 360 तक। तो उच्च न्यायालय के संबंध में प्रावधान किया गया है। बताइए आप लोग करेक्ट आंसर इसमें क्या है? ऑप्शन क्रमांक सी इसका करेक्ट है कि 214 से लेकर के और 231 तक हाईकोर्ट के संबंध में प्रावधान किया गया है। प्रश्न है कि किसी उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या कौन निर्धारित करता है? भारत का मुख्य न्यायाधीश, राष्ट्रपति, संसद या संबंधित राज्य की विधानसभा? तो किसी उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या निर्धारित की जाती है। सही आंसर आप बताइए क्या है इसका? न्यायाधीशों की संख्या निर्धारित की जाती है भारत के राष्ट्रपति के द्वारा। सही ऑप्शन का है ऑप्शन क्रमांक बी। नेक्स्ट है कि प्रतिषेध रिट सर्वोच्च या उच्च न्यायालय के द्वारा जारी किया गया ऐसा आदेश होता है। देखिए 5 प्रकार की रिटें सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के द्वारा ये जारी की जाती हैं। आर्टिकल 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट और 226 के तहत हाई कोर्ट। हाई कोर्ट की रिट अधिकारता सुप्रीम कोर्ट की रिट अधिकारता से ज़्यादा होती है, अधिक विस्तृत है। पहला ऑप्शन दिया हुआ है कि मदिरा के उत्पादन और उपयोग को प्रभावित करता है, गलत है। पुलिस के द्वारा किसी व्यक्ति को बंदी बनाने से रोक लगाता है, प्रतिषेध, गलत है। प्रशासनिक अधिकारी को कोई भी कार्रवाई विशेष करने से वर्जित करता है, तथा ये भी गलत है। और डी है कि किसी भी अर्ध न्यायिक अधिकारी को किसी मामले में कार्रवाई करने से रोकता है, प्रतिषेध। सही ऑप्शन का है ऑप्शन क्रमांक डी कि किसी भी अर्ध न्यायिक अधिकारी को किसी भी मामले में कार्रवाई करने से रोकता है। सही ऑप्शन इसका ऑप्शन क्रमांक डी। ये जो रिटें होती हैं ये कुल 5 प्रकार की रिटें होती हैं। बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, प्रतिषेध, अधिकार परीक्षा और उत्प्रेषण। यह 5 प्रकार की रिटें हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जारी की जाती हैं। प्रश्न है कि किसी मामले में कानूनी कार्यवाही रोकने के लिए उच्च न्यायालय द्वारा निम्न न्यायालय को निम्न में से कौन सा लेख जारी किया जाता है? बंदी प्रत्यक्षीकरण का, प्रतिषेध का, अधिकार परीक्षा का या उत्प्रेषण का? किसी कानूनी कार्यवाही को रोकने के लिए कौन सी रिट जारी की जाती है? सही ऑप्शन आपको बताना है क्या है इसका। किसी मामले में कानूनी कार्यवाही को रोकने के लिए उच्च न्यायालय के द्वारा निम्न न्यायालय को निम्न में से कौन सा लेख या रिट जारी की जाती है? ये रिट जारी की जाती है प्रतिषेध की। सही ऑप्शन इसका है ऑप्शन क्रमांक बी। प्रश्न है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत कोई भी उच्च न्यायालय मौलिक अधिकारों की रक्षा के लिए रिट जारी कर सकता है? हाई कोर्ट के द्वारा रिट जारी की जाती है मौलिक अधिकार की रक्षा के लिए। आर्टिकल 15, आर्टिकल 32, आर्टिकल 35 और आर्टिकल 226। हाई कोर्ट के द्वारा जो रिट जारी की जाती है वो आर्टिकल 226 to 26 के अंतर्गत जारी की जाती है और आर्टिकल 32 के अंतर्गत सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जारी की जाती है। ऑप्शन क्रमांक डी यहाँ पे ये करेक्ट है। प्रश्न है कि अंडमान निकोबार द्वीप समूह पर निम्न उच्च न्यायालयों में से किस एक का क्षेत्राधिकार है? आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय का है, कलकत्ता उच्च न्यायालय का है, मद्रास उच्च न्यायालय का है या उड़ीसा उच्च न्यायालय का है? अंडमान एवं निकोबार द्वीप पर निम्न उच्च न्यायालयों में से किस एक का क्षेत्राधिकार है? बताइए, सही आंसर बताइए आप लोग।
अंडमान निकोबार द्वीप समूह पर यह कलकत्ता उच्च न्यायालय का क्षेत्राधिकार है। सही ऑप्शन इसका है ऑप्शन क्रमांक बी। आंध्र प्रदेश का जो हाई कोर्ट है ये 25वां हाई कोर्ट है। सबसे बाद वाला हाई कोर्ट यही बना है। सबसे पहले, इससे पहले ये आपके 21 हाई कोर्ट से 21 के बाद फिर 3 और बड़े थे। 3 बढ़ने के बाद इनकी संख्या 24 हो गई थी। और ये हाई कोर्ट का जो आंध्र प्रदेश का जो हाई कोर्ट है ये अमरावती में है। इस तरह से ये 25वां हाई कोर्ट है, सबसे अंतिम हाई कोर्ट है, ध्यान रखिएगा फिलहाल जो है। सही ऑप्शन आपका ये ऑप्शन क्रमांक ये ए हो गया। सही ऑप्शन क्रमांक आपका बी हो गया। अगला प्रश्न है कि व्यक्तिगत स्वतंत्रता के लिए उच्च न्यायालय में से कौन सी रिट जारी कर सकता है? परमादेश, अधिकार पक्षा, बंदी प्रत्यक्षीकरण और प्रतिषेध। तो व्यक्तिगत स्वतंत्रता के लिए उच्च न्यायालय के द्वारा बंदी प्रत्यक्षीकरण की रिट जारी की जाती है। सही ऑप्शन क्रमांक आपका ऑप्शन क्रमांक है बी। प्रश्न है कि निम्न में से भारत के एक उच्च न्यायालय के बारे में क्या सही नहीं है? पहला ऑप्शन दिया हुआ है कि द्वितीय अपील उच्च न्यायालय के अपीली क्षेत्राधिकार में है। हमें सही नहीं बताना है। आप लोग ध्यानपूर्वक प्रश्न को देखिए तथा उसका आंसर दीजिए कि द्वितीय अपील उच्च न्यायालय के अपीली क्षेत्राधिकार में आती है। उच्च न्यायालय के प्रत्येक न्यायाधीश की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। यह करेक्ट है। उच्च न्यायालय के प्रत्येक न्यायाधीश की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है और द्वितीय अपील उच्च न्यायालय के अपीली क्षेत्राधिकार में है। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति राज्यपाल करता है, ये इनकरेक्ट है। उच्च न्यायालय लोकहितवाद से संबंधित आवेदन स्वीकार कर सकता है, ये भी करेक्ट है। उच्च न्यायालय लोकहितवाद से संबंधित आवेदनों को स्वीकार कर सकता है, ये भी करेक्ट है। तो इनकरेक्ट हमारा है ऑप्शन क्रमांक यहाँ पर सी। प्रश्न है कि उच्च न्यायालय की परमादेश जारी करने की शक्ति के अंतर्गत आते हैं उच्च संवैधानिक अधिकार, सांविधिक अधिकार, मौलिक अधिकार और उपरोक्त सभी। ध्यान रखिएगा, हाईकोर्ट की जो अधिकारता है ये सुप्रीम कोर्ट की रिट जारी करने की अधिकारता से काफ़ी व्यापक है, काफ़ी विस्तृत है। तो हाईकोर्ट संवैधानिक मामलों में, सांविधिक मामलों में तथा मौलिक अधिकार तो हैं ही इसके अपने दायरे में, साथ साथ में सांविधिक तथा विधिक मामलों में भी परमादेश की रिट जारी करने की शक्ति रखता है। तो सही ऑप्शन इसका ये ए, बी, सी तीनों ही करेक्ट हो जाएंगे। तो ऑप्शन क्रमांक डी आपका उपरोक्त सभी सही ऑप्शन आपका ऑप्शन क्रमांक ये डी हो जाएगा। प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा राज्य के उच्च न्यायालय का मुख्य क्षेत्राधिकार नहीं है? परामर्श संबंधी क्षेत्राधिकार, हाईकोर्ट के क्षेत्राधिकार की बात पूछ रहा है कि कौन सा नहीं है। प्रारंभिक क्षेत्राधिकार, निरीक्षण का क्षेत्राधिकार तथा अपीलीय क्षेत्राधिकार। तो देखिए, परामर्श संबंधी जो क्षेत्राधिकार है ये सुप्रीम कोर्ट के पास है, जिसमें कि राष्ट्रपति को सलाह देने की बात कही जाती है। और अगर हम अनुच्छेद की बात करें तो अनुच्छेद 143 राष्ट्रपति को परामर्श दिए जाने के संबंध में सुप्रीम कोर्ट के अधिकार से संबंधित है। तो परामर्श संबंधी क्षेत्राधिकार ये उच्च न्यायालय का क्षेत्राधिकार नहीं है। बाकी प्रारंभिक क्षेत्राधिकार, क्योंकि कुछ मामले ऐसे होते हैं जो सीधे उच्च न्यायालय में ही जिनकी कार्रवाई चलती है, तो इसीलिए इसे प्रारंभिक क्षेत्राधिकार का दर्जा भी दिया गया है। निरीक्षण का क्षेत्राधिकार अपने जो अधीनस्थ न्यायालय हैं उन अधीनस्थ न्यायालयों का निरीक्षण किए जाने का अधिकार ये आपका हाईकोर्ट के पास है। तो ऑप्शन क्रमांक बी भी करेक्ट है और सी भी करेक्ट है। तथा अपीली क्षेत्राधिकार, अपीलें होती हैं जो भी सबऑर्डिनेट कोर्ट के द्वारा जो डिसीजन दिए जाते हैं उन सब के संबंध में अपील किए जाने के संबंध में जो क्षेत्राधिकार है वो उच्च न्यायालय को प्राप्त है। देखिए, सुप्रीम कोर्ट में जब अपील की जाती है तो इसके संबंध में एक अपील का प्रमाण पत्र ये हाईकोर्ट के द्वारा दिया जाता है। लेकिन उच्च न्यायालय में जो अपील की जाती हैं उन उच्च न्यायालय में होने वाली अपीलों के संबंध में सेशन न्यायालय के द्वारा किसी तरह का कोई भी प्रमाण पत्र नहीं दिया जाता है, या निम्न न्यायालयों के द्वारा कोई प्रमाण पत्र नहीं दिया जाता है। तो यहाँ इसको अपीली क्षेत्राधिकार भी प्राप्त है। तो ऑप्शन क्रमांक ए हमारे यहाँ पर इसका ये सही नहीं है। बाकी के 3 ऑप्शन हमको दिए हुए हैं, बी, सी, डी, ये तीनों ही करेक्ट है। प्रश्न अगला दिया गया है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की तरह राज्य का महाधिवक्ता भारत के राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त किया जाता है।
उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की तरह राज्य का महाधिवक्ता भारत के राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त किया जाता है और वह राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण करता है। दूसरा है कि एमसी मेहता बनाम भारत संघ का बाद कानपुर चर्मशाला के विषय में जो था, मैं उच्चतम न्यायालय ने पर्यावरणीय विषयों की तुलना में विकास को प्राथमिकता दी थी। अब आप बताइए कि इन दोनों में कौन से कथन सही है। केवल एक सही है, दो सही है, एक और दो दोनों सही हैं, या कोई भी सही नहीं है। आप लोग अपने अपने आंसर कमेंट के माध्यम से दीजिए। जल्दी जल्दी आप लोग कमेंट में आंसर दें जब तक हम इन्हें डिस्कस करते हैं कि उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की तरह ही राज्य के महाधिवक्ता को राष्ट्रपति के द्वारा, देखिए राज्य के महाधिवक्ता की जो नियुक्ति की जाती है ये राष्ट्रपति के द्वारा नहीं की जाती, इसकी नियुक्ति राज्य के राज्यपाल के द्वारा की जाती है। महाधिवक्ता की नियुक्ति ये राज्य के राज्यपाल के द्वारा की जाती है। राष्ट्रपति का यहाँ कोई रोल नहीं है, तो पहला ऑप्शन और ये राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत अपने पद धारण करते हैं, तो पहला ऑप्शन हमारा ये कथन गलत हो जाएगा। दूसरा है एमसी मेहता बनाम भारत संघ, जो कानपुर चर्मशाला से संबंधित मामला था, इसमें न्यायालय के द्वारा कहा गया था कि पर्यावरणीय विषयों की तुलना में विकास को प्राथमिकता नहीं दी थी, जबकि ये जस्ट आप इसको अपोजिट कर दीजिए, पर्यावरण को प्राथमिकता दी गई थी विकास की तुलना में। तो सही, ये आपका दूसरा भी गलत हो जाएगा। विकास विषयों की तुलना में पर्यावरण को प्राथमिकता दी गई थी, तो जस्ट इनको आप एक दूसरे के अपोजिट कर दीजिएगा। तो न तो पहला सही है और ना ही दूसरा सही है, दोनों ही गलत हैं। तो सही ऑप्शन इसका हो जाएगा हमारा ऑप्शन क्रमांक डी। नेक्स्ट है कि भारत में किसी भी राज्य की विधायिका उस राज्य में उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार को, आगे क्वेश्चन मार्क टाइप से आपका एक्स लगा हुआ है कि आगे क्या आएगा, ये पूछा गया है कि किसी राज्य की विधायिका का जो क्षेत्राधिकार है वो राज्य में उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार के संबंध में, विधायिका के क्षेत्राधिकार की बात पूछी गई है। क्या बढ़ा सकती है, सीमित कर सकती है, समाप्त कर सकती है, या बढ़ा सकती है, सीमित या समाप्त नहीं कर सकती, या कुछ नहीं कर सकती। तो किसी भी उच्च न्यायालय के संबंध में राज्य की विधायिका को कोई पावर नहीं दी गई है, तो राज्य की विधायिका उस राज्य में उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार को न बढ़ा सकती है, न सीमित कर सकती है और न ही समाप्त कर सकती है। तो कोई भी यहाँ ऑप्शन क्रमांक डी यहाँ करेक्ट है कि न बढ़ाएगी, बढ़ा, सीमित या समाप्त नहीं कर सकती है। सही ऑप्शन क्रमांक इसका है ऑप्शन क्रमांक डी। ये जो पूरी पावर है ये पार्लियामेंट को दी गई है किसी राज्य के उच्च न्यायालय के संबंध में उसके क्षेत्राधिकार को बढ़ाने की, सीमित करने की या समाप्त करने की। संसद को ये राइट होता है कि संसद किसी एक उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार में किसी दूसरे राज्य को भी शामिल कर सकती है या किसी राज्य को वहां से हटा सकती है। तो ये पूरी पावर संसद के पास रहती है। प्रश्न है कि विधि आयोग के किस अध्यक्ष ने अपनी रिपोर्ट में यह समर्थन किया था कि प्रत्येक उच्च न्यायालय के 1/3 न्यायाधीश दूसरे राज्यों से होने चाहिए। न्यायाधीश PN भगवती के द्वारा, हिदायतुल्लाह के द्वारा, HR खन्ना के द्वारा, या न्यायाधीश चंद्रचूड़ के द्वारा। किस न्यायाधीश के द्वारा ये बात कही गई थी? विधि आयोग के किस अध्यक्ष ने अपनी रिपोर्ट में कहा था कि प्रत्येक उच्च न्यायालय में जो 1/3 न्यायाधीश हैं वो किसी दूसरे राज्य से होने चाहिए। बताइए सही आंसर आपका क्या है इसमें? सही ऑप्शन क्रमांक यहाँ पर ऑप्शन क्रमांक हमारा सी है कि न्यायाधीश HR खन्ना के द्वारा ये कहा गया था कि एक न्यायालय के करीब 1/3 जो न्यायाधीश हैं ये किसी दूसरे राज्य से होने चाहिए। निम्न कथनों पर विचार कीजिए। सर्वोच्च न्यायालय के पास विधि से संबंधित किसी भी प्रश्न पर परामर्शदात्री क्षेत्राधिकार है। दूसरा है कि सामान्य विधि से संबंधित अपील संबंधी अवशिष्ट शक्तियां ये राष्ट्रपति को प्रदत्त हैं। तीसरा है कि प्रलेख जारी करने के संबंध में उच्च न्यायालय को सर्वोच्च न्यायालय से ज़्यादा क्षेत्राधिकार हैं और जनपदीय न्यायालयों के अधीनस्थ न्यायिक सेवाओं के व्यक्तियों के पदस्थापना, प्रोन्नति आदि की शक्ति उच्च न्यायालय में निहित नहीं है। हमें यह बताना है कि इनमें कौन कौन से कथन ये सही हैं। सही कूट को हमें अपना आंसर देना है।
चलिए एक तरफ से इन सभी को देख लेते हैं कि पहला कि सर्वोच्च न्यायालय के पास विधि से संबंधित किसी भी प्रश्न पर परामर्शदात्री क्षेत्राधिकार है। ये करेक्ट है कि सर्वोच्च न्यायालय के पास विधि से संबंधित किसी भी विषय की बात नहीं की गई है, केवल बात कही गई है विधि से संबंधित परामर्शदात्री क्षेत्राधिकार है। यह परामर्शदात्री क्षेत्राधिकार सेक्शन 143 के अंतर्गत राष्ट्रपति के लिए है, तो ये हमारा ये करेक्ट हो जाएगा। दूसरा कि सामान्य विधि से संबंधित अपील संबंधी अवशिष्ट शक्तियां राष्ट्रपति को प्रदत्त हैं, ये गलत है। प्रलेख जारी करने के संबंध में उच्च न्यायालय को सर्वोच्च न्यायालय से ज्यादा क्षेत्राधिकार हैं। प्रलेख अर्थात रिट जारी किए जाने के संबंध में उच्च न्यायालय को सर्वोच्च न्यायालय से अधिक क्षेत्राधिकार है, ये भी करेक्ट है, क्योंकि सर्वोच्च न्यायालय केवल मूल अधिकारों के संबंध में सुनवाई करता है, फंडामेंटल राइट को लेकर के, जबकि उच्च न्यायालय की हम बात करें तो संवैधानिक मैटर पर, कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर, कुछ विधिक मामले और मौलिक अधिकार, इन सभी पर उच्च न्यायालय को सर्वोच्च न्यायालय से ज़्यादा क्षेत्राधिकार प्राप्त है। तो तीसरा भी आपका ये करेक्ट हो जाएगा। और जनपदीय न्यायालयों के अधीनस्थ न्यायिक सेवाओं के व्यक्तियों के पदस्थापना, प्रोन्नति आदि की शक्ति उच्च न्यायालय में निहित है, ये भी आपका गलत है, नहीं लगा हुआ है, तो ये भी आपका गलत हो गया। तो केवल सही हमारे पास है हमारा पहला और तीसरा, ऑप्शन क्रमांक ए आपका यहाँ पर ये करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न का आंसर दीजिए कि हाईकोर्ट के अधिकार क्षेत्र को बढ़ाने या घटाने की शक्ति किसके पास है। हाईकोर्ट के अधिकार क्षेत्र को बढ़ाने या घटाने की शक्ति किसके पास है? भारत के राष्ट्रपति के पास है, संबंधित राज्यों के विधान पालिका के पास है, या विधानमंडल के पास है, भारत के मुख्य न्यायाधीश के पास है, या संसद के पास है। हाईकोर्ट के अधिकार क्षेत्र को बढ़ाने या घटाने की शक्ति, अधिकार क्षेत्र के संबंध में देखिए राज्य को यहाँ कोई पावर नहीं है। राष्ट्रपति ये न्यायाधीशों की संख्या को डिसाइड करने का कार्य कर सकते हैं, लेकिन अधिकार क्षेत्र के संबंध में यहाँ पावर नहीं है। मुख्य न्यायाधीश के पास भी पावर नहीं है, केवल संसद के पास ये शक्ति है कि हाईकोर्ट के अधिकार क्षेत्र को बढ़ाया जाए या घटाया जाए, किसी एक राज्य के लिए, एक से अधिक राज्यों के लिए, या दो से अधिक राज्यों के लिए। जितने भी जो पावर है वो संसद के पास है, संसद ही ऐसा कार्य कर सकती है। तो सही ऑप्शन इसका है ऑप्शन क्रमांक यहाँ पर डी। अगला प्रश्न दिया हुआ है कि ग्राम न्यायालय अधिनियम के संदर्भ में निम्न कथनों में से कौन सा या कौन से कथन सही हैं, ये बताना है। पहला है कि इस अधिनियम के अनुसार ग्राम न्यायालय केवल सिविल मामलों की सुनवाई कर सकता है, आपराधिक मामलों की नहीं। दूसरा है कि यह अधिनियम स्थानीय सामाजिक सक्रियवादियों को मध्यस्थ या सुलहकर्ता के रूप में स्वीकार करता है। बताइए सही आंसर इसमें कौन से सही हैं। दो कथन आपको सामने दिए गए हैं, इन दोनों कथनों में से आपको बताना है कौन से कथन करेक्ट हैं। करेक्ट आंसर दीजिए क्या है। तो देखिए इस अधिनियम के अनुसार ग्राम न्यायालय अधिनियम था, ग्राम न्यायालय अधिनियम 2008 बनाया गया था। ये ग्राम न्यायालय अधिनियम, इसके अनुसार जो ग्राम न्यायालय थे इनमें केवल सिविल मामलों की सुनवाई कर सकते हैं, आपराधिक मामलों की नहीं। तो ऐसा नहीं है, सिविल मामलों एवं आपराधिक मामले दोनों की सुनवाई ये ग्राम न्यायालय में की जाती है। तो ऑप्शन क्रमांक ए हमारा जो कथन ए है ये गलत हो गया। बी है कि यह अधिनियम स्थानीय सामाजिक सक्रियवादियों को मध्यस्थ सुलहकर्ता के रूप में स्वीकार करता है। हाँ, ये हाईकोर्ट के द्वारा इसके संबंध में जो ये सुलहकर्ता और सामाजिक सक्रियवादी जो नियुक्त किए जाते हैं, ये हाईकोर्ट के द्वारा नियुक्त किए जाते हैं। योग्यता और अनुभव का जो डिसाइडेशन किया जाता है वो हाईकोर्ट के द्वारा किया जाता है। तो केवल यहाँ पर ऑप्शन क्रमांक कौन सा सही है ये आपको बताना है। तो केवल दो यहाँ पर करेक्ट हो गया, सही ऑप्शन का है ऑप्शन क्रमांक बी। नेक्स्ट प्रश्न दिया गया है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। जिले में उच्चतम दंड न्यायालय जिला और सेशन न्यायाधीश का न्यायालय होता है, करेक्ट है। दूसरा है कि जिला न्यायाधीश की नियुक्ति उच्च न्यायालय के परामर्श पर राज्यपाल के द्वारा की जाती है। जिला न्यायाधीश की नियुक्ति उच्च न्यायालय से परामर्श करने के बाद में राज्यपाल के द्वारा की जाती है। तीसरा है
कि जिला न्यायाधीश की नियुक्ति का पात्र होने के लिए किसी भी व्यक्ति को 7 वर्ष या उससे अधिक की अवधि का अधिवक्ता का या प्लीडर अथवा संघ या राज्य की न्यायिक सेवा का सेवारत पदाधिकारी होना चाहिए। और डी है कि यदि सेशन न्यायाधीश मृत्युदंड का निर्णय दे देता है तो मृत्युदंड के पूर्व उच्च न्यायालय के द्वारा उसका पुष्टिकरण भी आवश्यक या अनिवार्य होता है। बताना है आपको इनमें कौन कौन से जो दिए गए कथन हैं ये करेक्ट हैं। ध्यानपूर्वक पढ़ने के बाद आप इनका आंसर दीजिएगा। पहला करेक्ट हो गया, कुछ उच्चतम जो दंड न्यायालय है वो जिला और सेशन न्यायालय न्यायाधीश होता है। दूसरा भी करेक्ट हो गया कि जिला न्यायाधीश की नियुक्ति उच्च न्यायालय के परामर्श पर राज्यपाल के द्वारा की जाती है। और सी कि जिला न्यायाधीश की नियुक्ति का पात्र होने वाला व्यक्ति 7 वर्ष या उससे अधिक की अवधि के संबंध में अधिवक्ता प्लीडर होने के संबंध में या न्यायिक सेवारत कोई पदाधिकारी होना चाहिए, ये भी सही है। और डी भी आपका करेक्ट है। तो ये 4 ऑप्शन आपके यहाँ करेक्ट हो जाएंगे। सही ऑप्शन इसका ऑप्शन क्रमांक आपका डी हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया हुआ है कि राज्य में जिला न्यायाधीश को निम्न में से कौन नियुक्त करता है। राज्य का राज्यपाल नियुक्त करता है, भारत का राष्ट्रपति, राज्य का मुख्यमंत्री या राज्य के उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश। राज्य में जिला न्यायाधीश की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है। तो राज्य में जिला न्यायाधीश की नियुक्ति ये राज्य के राज्यपाल के द्वारा की जाती है। सही ऑप्शन ऑप्शन क्रमांक ए है। प्रश्न है कि अधीनस्थ न्यायालयों के न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है। राष्ट्रपति करते हैं, उपराष्ट्रपति, मुख्य न्यायाधीश या राज्यपाल। अधीनस्थ न्यायालयों के न्यायाधीशों की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है। तो अधीनस्थ न्यायालयों के न्यायाधीशों की नियुक्ति ये राज्यपाल के द्वारा की जाती है। ऑप्शन क्रमांक डी। प्रश्न है कि निम्न में से कौन सी एक याचिका अधीनस्थ न्यायालय की कार्य पद्धति का परीक्षण करती है। अधिकार परीक्षा, परमादेश, उत्प्रेषण या बंदी प्रत्यक्षीकरण। अधीनस्थ न्यायालयों की कार्य पद्धति के संबंध में पूछा गया है कि कौन सी याचिका अधीनस्थ न्यायालयों की कार्य पद्धति का परीक्षण करती है। परमादेश, उत्प्रेषण या बंदी प्रत्यक्षीकरण। सही ऑप्शन का है ऑप्शन क्रमांक सी, उत्प्रेषण। प्रश्न है कि एक उच्च अधिकार प्राप्त न्यायालय के द्वारा उत्प्रेषण की रिट जारी की जाती है। एक अधीनस्थ न्यायालय को जो कि वह पुनरीक्षण अथवा रिव्यू हेतु एक मामले विशेष को कार्यवाही का अभिलेख उन्हें हस्तांतरित कर दे। एक अधीनस्थ न्यायालय को कि वह किसी भी मामले विशेष में अग्रतर कार्यवाही को रोक दे। तीसरा है कि एक अधिकारी को कि वह पद विशेष पर बने रहने के अधिकार को बताए। इसके संबंध में अधिकार परीक्षा की रिट है, ये गलत हो गया। एक पब्लिक अथॉरिटी को कि वह किसी बंधक बनाए गए व्यक्ति को उस न्यायालय के समक्ष 24 घंटे प्रस्तुत करे, ये भी गलत हो गया। आपके पास विकल्प है पहला और दूसरा, आपको बताना है इनमें से कि कौन सा सही है। तो एक अधीनस्थ न्यायालय को कि वह किसी भी मामले विशेष में अग्रतर कार्रवाई को रोक दे। ऑप्शन क्रमांक बी यहाँ पर इसका करेक्ट है, जो कि उत्प्रेषण की रिट के संबंध में है। सही ऑप्शन ऑप्शन क्रमांक इसका है बी। प्रश्न है कि भारत के संविधान के अनुसार जिला न्यायाधीश अभिव्यक्ति के अंतर्गत सम्मिलित नहीं होगा। मुख्य प्रेसिडेंसी मजिस्ट्रेट, सेशन न्यायाधीश, अधिकरण न्यायाधीश या लघुवाद न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश। जिला न्यायाधीश के अंतर्गत इसमें कौन शामिल नहीं है, कौन जिला न्यायाधीश की कैटेगरी के अंतर्गत नहीं आता है, बताइए। सही आंसर आपको बताना है कि जिला न्यायाधीश के अंतर्गत मुख्य प्रेसिडेंसी मजिस्ट्रेट, सेशन न्यायाधीश, अधिकरण न्यायाधीश तथा लघुवाद न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश। जिला न्यायाधीश के अंतर्गत नहीं आते हैं अधिकरण के न्यायाधीश। सही ऑप्शन क्रमांक आपका सी है। बाकी मुख्य प्रेसिडेंसी मजिस्ट्रेट, सेशन न्यायाधीश तथा लघुवाद न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश ये सभी सेशन न्यायाधीश की कैटेगरी के अंतर्गत आते हैं। प्रश्न है कि लोक अदालत के संबंध में निम्न कथनों में से कौन सा कथन सही है। लोक अदालत की अधिकारिता मुकदमा दायर करने से पहले के मामलों का निपटारा करने की है और उन मामलों का नहीं है जो कि किसी न्यायालय में लंबित हों।
देखिए, लोक अदालत की अधिकारिता मुकदमा दायर करने से पहले के मामलों के निपटारे से कोई मतलब नहीं है, तो ये गलत हो जाएगा। हमें एक सही है यह पूछा है। लोक अदालतों ऐसे मामलों का निपटारा कर सकती हैं जो कि सिविल न कि आपराधिक प्रकृति के हैं, जो कि सिविल प्रकृति के हैं, मतलब कुल मिला के पूछा है कि जो कि सिविल प्रकृति के हैं न कि आपराधिक प्रकृति के। तीसरा है कि प्रत्येक लोक अदालत में केवल सेवारत अथवा सेवानिवृत्त न्यायिक अधिकारी ही नियुक्त हो सकते हैं, कोई अन्य व्यक्ति नियुक्त नहीं हो सकता है। और चौथा है कि उपरोक्त में से कोई भी कथन सही नहीं है। तो देखिए, बी भी ये गलत हो जाएगा, क्योंकि लोक अदालतों में ऐसे मामलों का निपटारा कर सकती हैं जो कि सिविल तो हैं ही, साथ में कुछ सामान्य प्रकृति के जो आपराधिक मामले होते हैं उनका निपटारा भी लोक अदालत के द्वारा कर दिया जाता है। तो ऑप्शन क्रमांक बी है, ये भी यहाँ इनकरेक्ट हो जाएगा। और सी भी इनकरेक्ट हो जाएगा कि प्रत्येक लोक अदालत में केवल सेवारत या सेवानिवृत्त न्यायिक अधिकारी ही नियुक्त हो सकते हैं, कोई अन्य व्यक्ति नियुक्त नहीं हो सकता, तो ये भी गलत है। तो देखिए, यहाँ तीनों में से कोई भी ऑप्शन ये करेक्ट नहीं है, क्योंकि सेवारत अथवा सेवानिवृत्त न्यायिक अधिकारी ही नियुक्त किए जाते हैं, ऐसा नहीं है। इसमें सेवारत या सेवानिवृत्त न्यायिक अधिकारी के साथ साथ एक वकील को भी रखा जाता है तथा किसी सामाजिक कार्यकर्ता को भी रखा जाता है इसके सदस्य के रूप में। तो इसीलिए ऑप्शन क्रमांक सी भी आपका ये गलत हो जाएगा। तो तीनों ही ऑप्शन यहाँ गलत हैं कि उपरोक्त में से कोई भी कथन सही नहीं है। सही ऑप्शन का ऑप्शन क्रमांक आपका डी है। प्रश्न है कि लोक अदालतों के संबंध में निम्न कथनों पर विचार कीजिए कि एक लोक अदालत के द्वारा किया गया अधिनिर्णय सिविल न्यायालय को आदेश या डिक्री मान लिया जाता है, सिविल न्यायालय के आदेश की तरह डिक्री मान लिया जाता है और इसके विरुद्ध किसी भी न्यायालय में अपील नहीं होती है। और दूसरा है कि विवाद से संबंधित परिवाद या विवाद लोक अदालत में सम्मिलित नहीं होते हैं। बताना है आपको कि कौन से इसमें करेक्ट हैं या नहीं है। कथनों पर विचार कीजिए, केवल एक सही है, केवल दो सही है, एक या दो दोनों सही है, या दोनों में से कोई भी सही नहीं है। आपको सही आंसर इसका बताना है कि सही आंसर इसका क्या है। तो देखिए, सबसे पहली बात कि एक दो लोक अदालत के द्वारा जो निर्णय दिया जाता है ये दोनों ही पक्षकारों पर बाध्यकारी होता है और इस तरह आपसी समझौते के आधार पर ये निर्णय लिए जाते हैं या मामले फैसले होते हैं और इनके विरुद्ध कहीं कोई भी अपील नहीं होती है। तो ये पहला आपका बिल्कुल करेक्ट है। और दूसरा है कि विवाद संबंधी और पारिवारिक विवाद जो है ये लोक अदालत में सम्मिलित नहीं होते हैं, तो ऐसा नहीं है। ये भी मामले लोक अदालत में इनका भी निपटारा किया जाता है। तो ऑप्शन क्रमांक बी आपका ये भी आपका गलत हो जाएगा। तो ऑप्शन क्रमांक ए यहाँ पर केवल सही है। सही ऑप्शन है ऑप्शन क्रमांक ए, केवल एक सही है। अगला प्रश्न में दिया गया है कि भारत के संविधान के अधीन सामाजिक न्यायालयों को यह शक्ति देता है कि वे विधान की मर्यादा, आगे लिखा हुआ है, आर्थिक असमताओं को हटाने के लिए बनाए रखें, श्रमजीवी लोगों को संतोषजनक जीवन स्तर प्रदान करने के लिए बनाए रखें, समाज के कमजोर वर्गों के हितों का संरक्षण बनाने के लिए बनाए रखें तथा व्यक्तियों की गरिमा सुरक्षित रखने के लिए बनाए रखें। कौन से यहाँ पर ये करेक्ट होंगे आपको बताना है। बताइए सही आंसर क्या है। तो देखिए, आर्थिक असमानताओं को हटाने के लिए ये भी करेक्ट है। दूसरा है श्रमजीवी लोगों को संतोषजनक जीवन स्तर प्रदान करने के लिए और समाज के कमजोर वर्गों के हितों के संरक्षण को बनाने के लिए तथा व्यक्तियों की गरिमा सुनिश्चित करने के लिए। तो चारों ऑप्शन ही आपके यहाँ ये करेक्ट है। तो सही ऑप्शन इसका है 1, 2, 3, 4। ऑप्शन क्रमांक डी यहाँ पर करेक्ट है। 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3 और 4, चारों ही ऑप्शन आपके सही हैं। अगला प्रश्न है कि भारत में जिला स्तर पर उपभोक्ता विवाद निवारण के संबंध में निम्न में से कौन सा एक कथन सही नहीं है। पहला है कि राज्य सरकार यदि उपयुक्त समझे तो वह जिले में एक से अधिक जिला फोरम स्थापित कर सकती है। जिला फोरम की कोई एक सदस्य महिला होनी चाहिए। जिला फोरम उन्हीं शिकायतों की सुनवाई करता है जिसमें कि माल या सेवाओं का कुल मूल्य 50 लाख रुपए से अधिक नहीं होता है तथा उपभोक्ताओं के हितों को सामान्य प्रतिनिधित्व करते हुए राज्य सरकार जिला फोरम के सम्मुख बेचे हुए माल या दी गई सेवाओं के संबंध में शिकायत दर्ज कर सकती है। कौन सा सही नहीं है ये बताना है।
इस प्रश्न का यहाँ पर सही आंसर है ऑप्शन क्रमांक ये सी, कि जिला फोरम उन्हीं शिकायतों की सुनवाई करता है जिनका जो माल है, माल सेवाओं का जो कुल मूल्य है ये 50 लाख रुपए से अधिक नहीं होता। ये गलत आपको यहाँ करेक्ट हो जाएगा। 50 लाख की जगह आप इसको यहाँ 20 लाख कर दीजिएगा, तो सही आंसर में इसका 20 लाख हो जाएगा। लेकिन यहाँ प्रश्न के संदर्भ में पूछा गया है कि सही नहीं है, तो सी हमारा यहाँ पर सही नहीं है, क्योंकि जो लिमिट है ये 20 लाख है। प्रश्न दिया गया है कि राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। इसका उद्देश्य समान अवसरों के आधार पर समाज के कमजोर वर्गों को निःशुल्क एवं सक्षम विधि सेवाएं उपलब्ध कराना होता है। यह देश भर में विधिक कार्यक्रमों और योजनाओं को लागू करने के लिए राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण को निर्देश जारी करता है। अब आपको बताना है कि इनमें से कौन से दोनों सही हैं, या केवल एक सही है, या एक और दो दोनों सही हैं, या कोई भी सही नहीं है। तो यहाँ देखिए पहला ये करेक्ट हो जाएगा कि इसका उद्देश्य जो है ये समान अवसरों के आधार पर समाज के कमजोर वर्गों को निःशुल्क एवं सक्षम विधि सेवा उपलब्ध कराना, ये करेक्ट है, और बी ये भी करेक्ट है। तो ऑप्शन क्रमांक सी यहाँ करेक्ट हो जाएगा कि और भी दोनों सही हैं। प्रश्न है कि केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण अर्थात कैट लाल बहादुर शास्त्री के प्रधानमंत्री रहने के काल में गठित हुआ था। दूसरा है कि कैट के सदस्य न्यायिक तथा प्रशासनिक दोनों क्षेत्रों से लिए जाते हैं। बताना है आपको कि सही आंसर इसका क्या है। केवल एक सही है, केवल दो सही है, या एक और दो दोनों सही है, या कोई भी सही नहीं है। बताइए आंसर को आप लोग। देखिए कैट की जो स्थापना हुई थी ये प्रशासनिक अधिकरण अधिनियम 1985 के द्वारा की गई थी। तो जुलाई 1985 में जब इसकी ये स्थापना की गई थी, तो 85 में लाल बहादुर शास्त्री ये प्रधानमंत्री नहीं थे, बल्कि उस समय राजीव गांधी ये प्रधानमंत्री थे। तो केवल यहाँ पर जो कथन क्रमांक 2 है हमारा ये करेक्ट है। सही ऑप्शन क्रमांक बी हो जाएगा। प्रश्न के निम्न में से कौन सा एक अर्ध न्यायिक प्राधिकरण है? केंद्रीय सतर्कता आयोग, राष्ट्रीय महिला आयोग, भारत के नियंत्रक मालिका परीक्षक तथा प्रशासनिक अधिकरण। अर्ध न्यायिक प्राधिकरण के संबंध में पूछा गया है कि कौन सा एक अर्ध न्यायिक प्राधिकरण है। तो अर्ध न्यायिक प्राधिकरण है हमारा प्रशासनिक अधिकरण। सही ऑप्शन क्रमांक डी। प्रश्न है कि केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण के निर्णयों को भारत के सर्वोच्च न्यायालय में चुनौती दी जा सकती है किस आर्टिकल के तहत? 323 ए के अंतर्गत, 329 के अंतर्गत, 243 सी के अंतर्गत, या 343 के अंतर्गत? किस आर्टिकल के अंतर्गत केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण के निर्णयों को चुनौती दी जा सकती है? सर्वोच्च न्यायालय में चुनौती दिए जाने की बात कही जा रही है। तो सर्वोच्च न्यायालय में यह चुनौती दी जाएगी अनुच्छेद 323 ए के अंतर्गत। सही ऑप्शन क्रमांक ए है। प्रश्न है कि जिला न्यायाधीश शब्द संविधान के किस अनुच्छेद में आया है? अनुच्छेद 230 में, 231 में, 232 में, या 233 में? जिला न्यायाधीश जो वर्ड है यह संविधान के कौन से अनुच्छेद से आया है? 230, 231, 232 तथा 233। सही आंसर आपको बताना है। क्या है इसका? ऑप्शन क्रमांक डी ये करेक्ट है। आर्टिकल 233 में प्रावधान है जिसमें लिखा हुआ है कि किसी भी राज्य में जिला न्यायाधीश नियुक्त होने के लिए होने वाले जो व्यक्ति हैं उनकी नियुक्ति तथा जिला न्यायाधीश की पदस्थापना और प्रोन्नति आदि के बारे में जो वर्णन है ये आर्टिकल 233 में दिया गया है। ऑप्शन क्रमांक डी यहाँ पर आपका ये करेक्ट है। प्रश्न है कि लोक अदालत किसके प्रयास से अस्तित्व में आई थी? तो लोक अदालत न्यायमूर्ति PN भगवती के प्रयासों से अस्तित्व में आई थी। सही ऑप्शन क्रमांक यहाँ पर इसका ए है। ये लोक अदालतें 1987 में अस्तित्व में आई थी। ऑप्शन यहाँ पर आपका ऑप्शन क्रमांक ए ये करेक्ट है।
देखिए, आप हमारे टेलीग्राम चैनल ला स्टडी को ज्वाइन कर सकते हैं, जहां आपको इन प्रश्नों का PDF भी उपलब्ध मिलेगा। टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करने के लिए आपको अपने मोबाइल में एप्लीकेशन टेलीग्राम को डाउनलोड करना होगा। उसके बाद आप ला स्टडी वहाँ सर्च करेंगे, तब आप ला स्टडी के सीधे ऑफिशियल चैनल से जुड़ सकते हैं। एक टेलीग्राम चैनल आप विद्यार्थियों की सुविधा के लिए लॉ स्टडी डिस्कशन के नाम से है, जहां आप विद्यार्थी आपस में अपनी समस्याओं को एक दूसरे के साथ शेयर कर सकते हैं। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।